डाउट बताओ। 1 2 3 4। सर इसके थर्ड वाले में सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में डिस्टिंग्विश कैसे करें? Plane convex lens mu1 is kept in contact with another plano convex of mu2, focal length f2, the radius of curvature is r. बताता हूँ। Plano convex lens of mu is kept in contact with another plano convex lens mu2, focal length f2, radius of curvature r. f1 is equal to 2f2। तो ये इंडिविजुअली प्लेनो निकाल दो। कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव है, कॉनकेव है दूसरा वाला। लिखा है ऐसे। Plano convex lens f1 is kept in contact with another plano concave lens of focal length f2। तो कांटेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है, तो इंडिपेंडेंटली लिखा है। अलग अलग सॉल्व कर लिया। नहीं मतलब ये कांटेक्ट में रखने का क्या मतलब है, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ उसकी नहीं थी। ये f1 है और mu2 माइनस 1 बाय r इज इक्वल टू 1 अपॉन f2 नेगेटिव के साथ, और f1 की वैल्यू 2f2 है, तो सीधे इसमें छाप दो, रिलेशन एक ही तो आ रहा है। आर इक्वेट कर दीजिए। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है ना। r की वैल्यू दोनों जगह से उठा के बराबर कर दो। सर एक बार फिफ्थ वाला। तो कुछ कंट्राडिक्शन है क्या? f1 इज इक्वल टू 2f2 है ना। सर नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन आंसर आएगा। ठीक है चलो 2 आ रहा था मतलब। चलो फोर्थ फिफ्थ कौन सा बताना? सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ। d मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट वन। एक मिनट सर ऑप्शन कहाँ है? ऊपर ओके ये इनमें से ऑप्शंस बताने कौन सा करेक्ट है। वेवलेंथ के साथ इस सर एंगल ऑफ इनवर्स क्या सर कुछ नहीं, इसका वो दिया ना, ये तो म्यू के साथ दिया ना ग्राफ। म्यू के लैम्डा के साथ है, म्यू के साथ कहाँ है? ये ऊपर क्या है फिर? 1.535 1.5 म्यू का लैम्डा के साथ है ग्राफ। हाँ ये तो तो म्यू लग लैम्डा। रहा है मुझे। म्यू है सर। हाँ सर म्यू होगा, म्यू होगा। ये डीएम तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे। ऑप्शन में है सर वो तो। ऑप्शंस में ओके ओके ये म्यू का वेरिएशन तो है सर वेवलेंथ सर के साथ। सर आ तो गया सर। ए म्यू माइनस 1 होता है ना वो फॉर्मूला तो उसका। हाँ हाँ स्मॉल एंगल के हाँ तो लिए। इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब ऐसा स्टेप का। हाँ इनवर्स इक्वेशन हो जाता है। ये शायद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कुछ होगा। हाँ, अब निकालना क्या है, एक मिनट इसको छोटा कर लूँ थोड़ा, ग्राफ गलत जगह दिख रहा है। तो डिविएशन का तो a टाइम्स म्यू माइनस 1 मान लो, थिन प्रिज्म के लिए मान लो ये डिविएशन है, तो म्यू 1 अपॉन लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है कुछ, तो डेल 1 अपॉन लैम्डा ऐसा बनेगा। तो डिविएशन 1 अपॉन लैम्डा पे डिपेंड करेगा, तो आगरा आ गया ना। आंसर नहीं दिया बिल्कुल आगे? सर आ वैसे आंसर ही क्या है। दिया? वो सीधे बस अंदाज आगरा ही लगाना दिया चाह है रहे हैं सर। कि कौन सा आंसर आएगा। तो म्यू जितना बड़ा डिविएशन उतना बड़ा, वेवलेंथ जितनी छोटी म्यू उतना बड़ा, तो ये रिलेशन। सर पर यहाँ से अपन ये नहीं कह सकते ना, ये म्यू माइनस 1 से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट। नहीं वो हम कुछ कह भी नहीं रहे, हम तो अंदाज लगा रहे हैं कौन बस सा अंदर हाँ। कोऑर्डिनेट दिए हैं कि हमें पता चल रहा है। हाँ सर। बस वो किसके साथ बढ़ेगा कि घटेगा, बस ये पूछा है ना। तो ये म्यू और 1/λ कहाँ से आया? ये पहले से ये देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है, लैम्डा बढ़ाने पे म्यू गिर रहा है अच्छा हाँ और म्यू बढ़ाने पे डिविएशन बढ़ रहा है, तो लैम्डा बढ़ाने पे डिविएशन घटेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट पेज। 5 6 7 हो गए। सर ये 6 वाला सर एक बार 6 वाला में एक चीज पूछनी है मेरे को। From convex lens, the lens forms image if the object moves away from lens, the speed and direction of image. बस सर टूवर्ड और अभी बता दीजिए। हमेशा लेंस के केस में ऑब्जेक्ट जिधर जाएगा इमेज उधर ही जाएगी, चाहे बने कहीं भी। ठीक है सर। अगर इमेज यहाँ बनी तो लेंस इधर के केस में जाएगी। ना। हाँ ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज यहाँ बनी तो भी जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ जाए, और मिरर में हमेशा अपोजिट आएगा। ठीक है ठीक है सर। तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस था, फोकल लेंथ 30 थी, ये 20 पे था। नहीं वो आंसर तो मैच कर गया था वो, बस वो सर थोड़ा मैंने अभी। तो हाँ इसी आ ठीक है, इमेज इधर है ये इधर है तो ये इधर जाएगा। ठीक है और m स्क्वायर टाइम्स होगा।
चलो अगले पेज पे 8th 9th 10th चिल है 11th और यहाँ 12 13 14 15 चिल है चला सर। चलो नेक्स्ट 16 17 18 16 17 18 ये बताना। 70 चलो 17 a plane thin convex lens L placed onto when a pin is moved at A real is formed at E itself। ठीक है, तो ये तो तय है कि हम इसको एक सिंगल ये लिख सकते हैं, तो पहला केस तो ये बन गया। ठीक है, when a liquid of refractive index mu, अब अगर हम इसमें mu पुट करेंगे यहां तो ये नया कुछ बन जाएगा, और अब ये लेंथ 2f डैश आएगी, तो पहले का f आएगा इसका, तो 1/f प्लस 1/f प्लस 1 इंफिनिटी 1/f इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। यहां आता तो यहां क्या होगा, एक ये और एक कॉनकेव, ये एक फ्लैट। तो अगर इसका f है इसका f डैश है, तो 1/f प्लस 1/f ये दो बार, लेकिन f डैश भी दो बार, प्लस 1 इंफिनिटी ये 1/f इक्विवेलेंट बन। अब बस f और f डैश चाहिए, तो रेडियस दे रखी होगी कहीं, कुछ तो दे रखा होगा। इस प्लेस्ड ऑन अ व्हेन अ पेन इज OA दे रखा है, ओके, तो 2f यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो 2/f इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट 2f 1/9, तो f की वैल्यू आ गई 18। म्यू 3/2 है, तो रेडियस भी आ गई 18। 3/2 माइनस 1 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 1/18, तो रेडियस आ गई 18। तो इसकी फोकल लेंथ तो हमारी 18 है, f डैश चाहिए, और f डैश आएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r और 1 इंफिनिटी। यस सर। इसका म्यू कितना है पानी का, 4/3, तो 1/3 और रेडियस कितनी थी 18, 54। तो अब इसकी फोकल लेंथ आ गई 54, तो ओवरऑल 1/18 प्लस 1/18 माइनस 1/54 और 1/54 1/27, तो 1/9 माइनस 1/27, तो 27/2 2/27 और 2f डैश ये 27 हो जाएगा। पूछा क्या है? सर वो म्यू 4 वन बाय ऐसा 3 तो नहीं नहीं लेना था। ओके, नुकसान हो तो गया ढूंढना कंपनी का, बहुत कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मैंने पानी मान लिया, तो नहीं लेना है, पूरा कैलकुलेशन फालतू था इतना सारा। ठीक है, अब कहाँ मिल रहा है, OA डैश 27 है, तो 2f डैश 27 है, तो 2/27 इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/18 माइनस 1/f डैश माइनस 1/f डैश। इससे f डैश मिल गया, और f डैश को किससे कंपेयर कर दो, म्यू माइनस 1/r से। यस सर। हाँ सर, बस एग्जैक्ट 4/3 आएगा। इससे 4/3 आ रहा है, हाँ सर एग्जैक्ट। हाँ तो मतलब अपना कंट्राडिक्शन नहीं होता। चलो 18 हो गया। सर 21 18 कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, फोकल लेंथ निकालनी है, पैरेलल लाइन भेज दो, देखो कहाँ मीट कर रही है, या कंबाइन कर दो इनको, या इनको कंबाइन कर दो। सर, इसमें अगर जो प्लेनो कॉन्वेक्स वाला लेंस है उसको उल्टा भी रख सकते हैं ना, सेम हाँ आंसर हाँ, आता है ना? ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है, तुम इसको चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, फोकल लेंथ तो सेम आएगी ना। हाँ तो 21 उसमें सी मान लिया था मैंने, वो टीआई बनाने के लिए मिनिमम केस सी 21 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स D is transparent is immersed in a liquid of rays incident on the face AB at an angle theta, TIR takes place at, हाँ, तो जस्ट इसको पैरेलल रे के लिए हम सॉल्व कर देंगे। हाँ, जस्ट पैरेलल रे के लिए सॉल्व कर देंगे। तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, और साइन अल्फा की वैल्यू क्रिटिकल एंगल है 1/μ1। नहीं, शायद बाहर कोई मीडियम है क्या, μ1 है, μ1 तो साइन अल्फा की वैल्यू μ1/μ2, और यहां से μ1 साइन थीटा इस इंटरफेस पे इज इक्वल टू μ2
साइन 90 माइनस अल्फा हाँ cos alpha हो कॉस जाएगा। अल्फा, तो म्यू 2 इसको अंडर रूट 1 माइनस म्यू 1 स्क्वायर बाय म्यू 2 स्क्वायर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू 2 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर बाय म्यू 1। ऐसा है बॉम्बे। यस सर। अब छोटा या बड़ा बस ये सोचना यस है। सर। तो ये थीटा जितना हम बड़ा रखेंगे ये उतना बड़ा आएगा, ये उतना छोटा बाहर निकल जाएगा। TIR करना है तो थीटा हमें छोटा रखना पड़ेगा ना, सर एक बार फिर 10 से नहीं बोलो आएगा। सर एक बार फिर से बोलो वो चीज। स्मॉल आएगा, स्मॉल आएगा। यस सर। सर अरे ये सोचा हमने कि थीटा बढ़ाने पे अभी ये हाँ। कंडीशन ऐसी है, हाँ। अगर इस एंगल को कम करोगे तो ये रे ठीक है। ऐसे गिरेगी, सोचो हाँ वो कम हो जाएगी हाँ। तो और तो TIR के चांस बढ़ेंगे, बढ़ेंगे बिल्कुल सर, तो घटाना पड़ेगा। इसीलिए छोटा आंसर 24 19 ये हो गया। चलो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में दिक्कत कोई? नो सर। नहीं 1 2 3 नहीं। 4 हो गया 5 सर। नहीं हो गया सर। 6 चले पेपर 3 हम्म, स्फेरिकल मिरर वाला। चलो हो गया सर। चले। यहाँ कोई लाइट रे, इंटरेस्ट, सॉलिड ग्लास, स्फीयर, कोई दिक्कत यहाँ? 1 2 3 कोई प्रॉब्लम? नो सर। इंटीजर इंटीजर दिख रहे हैं। 4 5 6 चलो फोर्थ का सर आंसर नहीं दिया था। फोर्थ का आंसर नहीं दिया, ओके। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, image is formed at distance 10 centimeter from the mirror. If the object moves with 9 centimeter speed, तो इमेज दी है 10 पे, तो ये अगर इधर है तो ये इधर है, कहीं भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। स्पीड पूछिए, मैग्निफिकेशन 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वन आंसर, यस। और अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, सिक्स्थ का भी आंसर नहीं दिया था। 6 चलो देखते हैं। फिफ्थ हो गया। यस सर। फॉर्मूले लगाने नहीं, Yes. फॉर्मूले मत भूल जाना। यस। Question number 6. Distance between object and screen. A lens can produce real image of object for 2 different positions. हाँ, तो क्वेश्चन वही है, ये स्क्रीन है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, दोनों पे इमेज बन रही है। तो एक केस ऐसा, एक केस ऐसा, यू और भी एक्सचेंज हो गए। याद आया? यस सर। डिस्प्लेसमेंट मेथड ली है। हाँ। टोटल 100 दे रखा है। लेंस कैन प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर 2 डिस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो ये x है तो ये y है, और ये y है तो ये x है। x x प्लस y की वैल्यू 100 है, y माइनस x की वैल्यू 40 है। यस। दोनों को जोड़ दो तो y की वैल्यू 70, x की वैल्यू 30। ठीक है। यस सर। अब क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन दिस, द पावर ऑफ द लेंस इज क्लोज टू। तो पावर निकालेंगे हम, ये 30 है, ये 70 है, इससे फोकल लेंथ, तो 1/30 प्लस 1/70 इक्वल टू 1/f इक्वल टू पावर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो 21 21, तो पावर आई 100 बाय, सॉरी फोकल लेंथ आई 21 सेंटीमीटर, तो पावर लगभग 5 डायोप्टर, 100 बाय फोकल लेंथ। आ गया? इंटीजर तो 5 आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। सर आप एक बार फिफ्थ बता दो, मेरा आंसर अलग आ रहा था। Compound microscope magnified virtual image is formed at distance from eyepiece. The focal length is this magnification tube length, focal length of ऐसा v by u। तो देखो, याद हम ऐसे रखेंगे, ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे कुछ इमेज बनती हाँ। है ना, ये v u है, ये आई पीस है ना, और इनफाइनाइट हाँ। पे कुछ नहीं दिया तो अपन ये विजन मानेंगे। चलो अब अपन को क्या निकालना है? VO बाय UO इसका मैग्निफिकेशन, और D बाय FE इसका। और अब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है V प्लस FE,
और एफ ही हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो रफली वी आ जाता है। तो इसी का फॉर्मूला एल बाय यू डी बाय एफ ई भी बनता है। अब देखें लेंथ कितनी है बच्चे की। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1, मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो एल बाय यूओ, और यूओ अप्रोक्सीमेटली एफ ओ होता है। यहां बस क्रूशियल चीज ये है, ये समझा देता हूं। देखो फिगर जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। हम चाहते हैं ये काफी बड़ा मैग्निफिकेशन दे, तो ये अप्रोक्सीमेटली यूओ एफ ओ के बराबर होता है। और ये लेंथ है, और ये जो वीओ है अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के बराबर होता है। तो वैसे हमारा फॉर्मूला वीओ बाय यूओ डी बाय एफ ही था। अब ये किस में बन गया, एल बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी है, 100 नहीं, कहीं दिया तो था लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 20 20 ऑब्जेक्ट ऑफ फोकल लेंथ 1, डी 25, और इमेज शायद इंफिनिटी पे बन रही है। इमेज कहां बन रही है, तो फॉर्मूला बदल जाएगा अपना, ये समझ में आया। 25 सेंटीमीटर। 25 फॉर्मूला ये बदल जाएगा, 1 प्लस डी बाय एफ ही होगा, क्योंकि वीओ बाय यूओ और डी बाय एफ ई ये था जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है, और डिस्टिंक्ट विजन में थोड़ा बड़ा आंसर आ जाएगा। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप से याद रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप का इंफिनिटी का आंसर और डी का आंसर। तो इस वाले को सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ट्रीट किया करो, आईपीस को। तो ये आईपीस का आंसर, ये ऑब्जेक्ट पीस का आंसर। तो एल बाय एफ ओ 1 प्लस डी बाय एफ, तो 20 बाय 1, 1 प्लस 25 बाय फोकल लेंथ पूछी है, और मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 100। तो 20 से 5 बार कटा, तो 25 बाय एफ ई की वैल्यू आ गई 4, तो एफ ई की वैल्यू आ गई 6.25। तो आंसर क्या दिया इसका, हाँ सर यही दिया। ये दिया है। क्लियर, फॉर्मूला याद आ गया। हाँ दरअसल सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला ये था, ये और ये दो फॉर्मूले थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वीओ बाय यूओ ये मल्टीप्लाई कर दो। टेलीस्कोप के लिए तो डी बाय एफ ई तो होगा एफ ई बाय डी, एफ ओ बाय डी, उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ ये है एक्चुअली फॉर्मूला। ये इंफिनिटी पे नॉर्मल विजन, ये डिस्टिंक्ट विजन, इमेज एट डी। क्लियर, पहले वाले में डी 25 होगा ना, मतलब डी इंफिनिटी नहीं दिया तो 25 मान लो, दूसरे वाले में भी। सब में डी नहीं दिया तो 25 होगा। ये तो आपने डिस्टिंक्ट विजन वाले में कहा है ना, मतलब ठीक है। इमेज इन तीनों केस में इमेज एट समझ गए। इंफिनिटी, इमेज तो हाँ। इंफिनिटी पे बन रही है, हाँ इसमें सर। इमेज एट डी, ये फॉर्मूले थे। बस यहाँ नई चीज क्या है कि यहाँ लेंथ वीओ सॉरी एफ ओ प्लस एफ ई, यहाँ लेंथ वी ओ है और यू ओ अप्रोक्सीमेटली एफ ओ। ठीक है, चलो हाँ चलो आ जाओ अब। सर, एक बार 7th वाला Seventh, इक्वेशन आ जाए सर प्लीज, कौन सा? इक्वेशन आ 7th वाली इक्वेशन। For concave lens of focal length f, the relation between object and image for u and v from its pole। देखो ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये क्या है, u इक्वल टू v, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ओके वो y इक्वल टू x कहाँ काट रहा है, हाँ u और v क्या है, लेंस है, तो 1 अपॉन हाँ, यू सर। प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ये बनता है। f हमारा नेगेटिव, सो हम नेगेटिव रख देंगे वैसे यार। हाँ सर रखने में नेगेटिव ऐसा लेके ग्राफ हम मिलेगा। सोचेंगे ना, नेगेटिव लेके सोचेंगे। देखो ले- पोल ले- से तो लेने पास में होना ही है, मिलेगा। हाँ, पोल से तो पास होना ही है। हम्म। u अगर पॉजिटिव होगा हम्म। है ना, u ये- अगर नेगेटिव होगा, अब सर, u negative की इन्होंने बात नहीं डिस्टेंस करते। लिख रखा है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कोऑर्डिनेट है कि डिस्टेंस मॉड है। नहीं सर, मैं तो बोल रहा हूँ, आप अगर ऐसा करके मानोगे भी ना तो ग्राफ ये नहीं आएगा, डेली वाला डेली आंसर दिया है उसमें,
उसमें सिंपल फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव मानोगे तो चलेगा काम, तो बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों मानेंगे, कॉनकेव लेंस लिखा है तो? हाँ तो भाई तो नहीं मान सकते ना, तो डेली वाला आंसर ही नहीं होना चाहिए, को आप ग्राफ तो नहीं मतलब चलेगी। देखो एक मिनट, सॉरी, लेंस हमारा है कॉनकेव। अब हम जब इसके लिए बनाएंगे तो u इधर रखेंगे तो हमेशा u और v दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है। u अगर नेगेटिव होगा तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u अगर नेगेटिव होगा तो v नेगेटिव, ऐसा कुछ बनेगा ये, ऐसा बनेगा रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के ये। लेकिन शायद उन्होंने डिस्टेंस किया है तो इन्होंने इसी को पलट दिया है, इधर कर इसको दिया, मॉड कर दिया। इसका मॉड कर दिया उन्होंने, सर। डिस्टेंस के हिसाब से दे दिया। सर दरअसल मॉड हमारा पलट देंगे, ग्राफ यहाँ बनना कैसे हो कुछ जाएगा ऐसा, सर? हमारा ग्राफ इस- ऐसा बनना था। लिखा है। तो ऑप्शन में ही नहीं है ना ये ग्राफ, हाँ वही ये तो, तो देखो, ये है ही नहीं। ये ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमने मान लिया कि देखो कोऑर्डिनेट होते तो जो मैंने बनाया ऐसा ग्राफ बनता, हाँ लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमने उनको डिस्टेंस मान लिया, हालांकि लिखा भी डिस्टेंस ही है। तो हमने तो ये मान डिस्टेंस लिया लगाए कि फिर तुम दोनों पॉजिटिव मान लेंगे ना सर। हाँ हाँ ये पार्ट बनाया है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, सर कोऑर्डिनेट ट्रांसफर हो जाएगा, सर मोड लगाएंगे तो ऊपर नहीं पहुंच जाएगा जस्ट। अरे दोनों पे मॉड नहीं लगेगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट हाँ। फर्स्ट में नहीं चला जाएगा? सर दोनों में मोड लगेगा तो ये जो नीचे अरे का इसमें ग्राफ है, u ऊपर और पहुंच v दोनों जाएगा। नेगेटिव है हाँ और दोनों को प्लस करो तो ये इधर आएगा ना। मॉड मतलब लगाना mod- मतलब दोनों पे प्लस करना, दोनों बार फ्लिप होगा, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे। अंदर ही मोड लगाया, बाहर ही मोड लगाया तो होगा ना ऐसा। अरे यार u और v दोनों पे मॉड लगाया है, दोनों फर्स्ट दोनों पहले नेगेटिव थे, हमने इनको पॉजिटिव माने तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर देखता हूँ। उधर हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा ये। नहीं आया सर। सर तब भी लेकिन चेन्नई क्या दिल्ली में मैं- तो रहा ही अब- ना। और मैथ्स कंफ्यूजन पढ़ी बड़ी है, कुछ की नहीं पढ़ी है। ये मैथ्स नेगेटिव पढ़ी है, है। ये नेगेटिव है, अगर हम हाँ। इस पूरे x को भी साइन, ये f x y का कर्व है, हाँ हम माइनस x और माइनस y का कर्व बनाएं तो कहाँ बनेगा? कुछ उल्टा, तो उसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। अच्छा ठीक है सर। बनेगा हाँ सर, x को भी पलटा, y को भी भी पलटा। पलटा। हाँ मॉड लेना मतलब f ऑफ x का मॉड नहीं ले रहे हैं, हम x पे भी मॉड लगा रहे हैं। हाँ वही दोनों जगह मोड लगा रहे हैं। समझ आ गया। आ गया समझ में? चलो आ जाओ तो फिर 8वीं 9वीं 10वीं पे, हम्म। 8th 9th 10th सर लेकिन उसमें चेन्नई दिल्ली तब भी तो कंफ्यूजन में रहा ना। नहीं रहा ना, y इक्वल टू x पे कभी नहीं काटेगी ना लाइन ये। नहीं काटी। अरे यार नहीं हमेशा फिगर जरा सोचना, हमेशा v कम आएगा ना। हाँ अच्छा मतलब हाँ हाँ ऑलवेज भी लेसर होगा। समझ गए ना? हाँ हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 8th 9th 10th चलो चलिए चिल्ले 11th 12th चलो चल चल 13 चलो 14 चलो 15 16 चले यार तो चलिए सर। चले 17 दिल्ली से ही है, चले। आ गया। क्या है आंसर? दिल्ली सर एम जस्ट वैसे भी u 0 infinity होगा। रखने पे m 1 होना चाहिए, हाँ तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, और यही हो सकता है क्योंकि ग्राफ हाँ। बनाया नहीं उनने बाकी हिस्सा, हम्म। तो यही हो सकता है। चलो 18 चलो 19 चल 19 20 पक्का समझ में आएगा। 19 क्या किया हमने? सर 20 एक बार देख लो 19 क्या सर। रिजॉल्विंग पावर निकाली थी ना, वन अपॉन d by 1.22 लैम्डा, यस Yes, sir. 1 अपॉन डेल्टा थीटा है, हम्म। और डेल्टा थीटा क्या है? डेल्टा x बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस ये कंपेयर करो, 1.22 तो दूसरे में था ना किसी। वो Spherical सर्कुलर वाला। अच्छा टेलीस्कोप के लिए ही है, टेलीस्कोप में सर्कुलर ही तो होते हैं। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। 20 तो 20 वाला देख लो। चलो, there is a small source of light at some depth below the cross section neglecting any reflection absorption percentage, वो solid angle से करना है।
ये ऐसा है, यहाँ से ये लाइट ऐसे जाएगी, इसके कौन बियॉन्ड टाइप लाइट बन जाएगा? PIR कर जाएगी। हम्म, इसका मतलब जो रीजन बना है हमारा ये वाला कौन टाइप का बन बीच जाएगा? का, इसी कोन से बाहर निकलेगी लाइट। हाँ। इस कोन का सॉलिड एंगल देखना पड़ेगा। हम्म, ये क्रिटिकल एंगल है क्योंकि यहाँ ये क्रिटिकल एंगल है, तो इसका सॉलिड एंगल बाय 4 पाई इंटू 100, ये परसेंटेज। ठीक है। और मेरा सॉलिड निकल एंगल जाएगा आएगा C से। 2 पाई 1 माइनस कॉस सी, हाँ सर। और क्या साइन बताया? सी की वैल्यू 3/4 है, यस तो कॉस सी की वैल्यू रूट 4 बाय 7 √7, सॉरी कितना है, √7/4 √7/4 है, हम्म, तो 1 माइनस √7/4/2 इंटू 100, ये आएगा। ठीक है। ठीक है, सर बोलो। सर ये सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला कोन के लिए है बस? हाँ, सिर्फ कोन के, ठीक है। कोन का ही इकलौते का सॉलिड एंगल निकाल पाते हैं। चलो, तो कोई दिक्कत यहाँ कहीं और किसी सर- तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चन करने में दिक्कत तो नहीं है? सर एक क्वेश्चन आता है वो क्राउन ग्लास वाला, उसमें कुछ खास इफेक्ट पड़ता है क्राउन का यूज करने पे? क्राउन प्रिज्म का। अरे वो तो ऐसा आता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, जैसे एक प्रिज्म ये है, एक और प्रिज्म हमने उल्टा रख दिया, एक सीधा एक ऐसा, इसकी ω1 है, इसका ω2 हाँ। है ना, μ1 μ2, न्यूटन। तो डेल निकालते, डेल 1 प्लस डेल 2 होता, हाँ डेल 1 A1 μ1 -1, हाँ। A2 μ2 -1, और A2 नेगेटिव है तो बीच में माइनस लगा लूं, हाँ ये तो नेगेटिव। यस सर। और थीटा बनता, तो हम क्या करते हैं, थीटा को इंडिविजुअली थीटा बाय डेल ओमेगा होता है, हाँ सर ठीक है। Yes, sir. तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टाइम्स डेल, तो ω1 डेल 1 माइनस ω2 डेल 2 होगा, डेल 2। Yes, sir. है ना, तो ω1 A1 μ1 -1 माइनस ω2 A2 μ2 -1, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। अब इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं कि या तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होगा, तो अगर पूछा है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक मतलब No डिस्पर्शन 0। डिस्टॉर्शन कर जाएगा। थीटा 0, तो ये वाला थीटा 0 कर दो, कर दिया। हाँ। Yes, sir. और दूसरा पूछा है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट विजन नाम से समझ में आ रहा है कि डेविएशन ना हो, नहीं होगा। जैसा Yes. देख रहे थे वैसे ही देखते रहे, तो ये डेविएशन 0, क्लियर? ठीक है सर। समझ गए? तो एंगल्स पूछे होते हैं या μ1 μ2 में रिलेशन पूछा होता है तो निकाल लोगे, नहीं सर, हाँ, उसके ये तो ठीक है ये हाँ सर। वो नहीं ये याद क्राउन- रखना, क्राउन फ्लिंट व्लिंट है इनके ना, नाम वो- है, बस नाम है, अच्छा, बस। ठीक है सर। ठीक है, ये तो चलो ठीक है। हाँ सर। चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो बेसिकली तो बहुत सारी चीजें तुम्हें याद ही होंगी, है ना, NEA/VD ये याद रखो, यस सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी E/m बाय एम टॉ, टॉ। वीडियो। है। हाँ, अब इसमें ये पहला फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भले याद ना रखो, दूसरा फॉर्मूला है करंट डेंसिटी वाला, करंट डेंसिटी सिग्मा Sigma E. इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी Current I by बाय एरिया होता है, area. तो हम इसे NEVD लिख सकते हैं, बाय एरिया। एरिया काट दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को V/L लिख सकते हैं, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, या इसी को NEVD को E/m टॉ सर तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड काटा तो सिग्मा की वैल्यू आ गई NE² τ/m। ये सिग्मा की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, निकाल लेना, बस मैंने दिखाया निकालते कैसे, निकल जाएगी। यस सर। यस सर। ठीक है। हम्म। एक और तीसरी चीज थी मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक और हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मोबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर,
है ना। मोबिलिटी को इसी रिलेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E, NEVD इज इक्वल टू सिग्मा E। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय NE। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं। नो तो, सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ गई? हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं। स्क्रीनशॉट ले लें सर। हाँ, क्या एक बार नूडल एनालिसिस बता देना। नूडल क्या नूडल्स? इंटर बोल Nodal नोडल analysis. एनालिसिस हाँ हाँ, ओके। ये 3 फॉर्मूले हैं, म्यू मोबिलिटी है ना। और इसी से क्या मोबिलिटी के टर्म में और कंडक्टिविटी के टर्म में कई बार करंट या कंडक्टिविटी पूछी जाती है। तो कंडक्टिविटी क्या आई? NE मोबिलिटी। ठीक है, प्रूफ समझ में आया? हाँ सर। हाँ। J को NEVD लिखा, ये सिग्मा E है, तो VD बाई E अलग ले गए, सिग्मा बाय NE, है ना। तो कंडक्टिविटी सीधे आ गई। तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि सीधे चार्ज डेंसिटी दी होती है, मोबिलिटी दी होती है और कंडक्टिविटी पूछी होती है, खासकर सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में NHE म्यू H प्लस NEE म्यू E, ये समझ में आया? बताओ क्या लिखा है? होल्स की कंडक्टिविटी और होल्स, अच्छा चार्ज कैरियर। ये होल्स का कंट्रीब्यूशन है, ये Charge इलेक्ट्रॉन्स का charge। कंट्रीब्यूशन है, दोनों को जोड़ दो तो नेट कंडक्टिविटी आ जाएगी। हाँ। यस सर। क्वेश्चन में सीधे, जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसकी Ni की वैल्यू 10 पे 14 है, ठीक है, Ni की वैल्यू, और पूछा है मोबिलिटी दे रखी है कुछ 2 इंटू 10 पे -7 -5। अब कंडक्टिविटी पूछी है, 1.6 into 10 ठीक है। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की मोबिलिटी दे रखी है, मान लो 10 पे -6। तो चूंकि इंट्रिंसिक है तो Ne और NH आपस में बराबर है, हाँ। यस E सर। NI है, स्क्वायर। ठीक है। तो मैं Ni और E कॉमन ले सकता हूं, लगा सकता हूं। Ni 10 पे 15, E 1.6 10 पे -19 और मोबिलिटी की वैल्यू 2 इंटू 10 पे -15 प्लस 10 पे -16 हो गया। तो हम सीधे ऐसे निकाल लेंगे। तो इसमें कौन से फॉर्मूले जो मैंने लिखे ये छाप लो सब, इसके अलावा वाले ये स्क्रीनशॉट लेना। ठीक, चलो मिटा दूं। यस सर। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि नहीं है। ये देखो क्वेश्चन 3, अ सिलिंड्रिकल वायल ऑफ रेडियस दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो इससे क्या मिल जाएगा सीधे हमें? J करंट डेंसिटी। इक्वल टू सिग्मा E मिल गया। और हाँ, एरिया G मिल मल्टीप्लाई कर दूं तो करंट मिल जाएगा। यस सर। तो मजा आ गया। मजा। अगले पे बढ़ जाएं। यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। कलर कोडिंग याद रखना, ये आ जाता है तो, और स्कूल में भी आ सकता है, तो वो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। तो इतना कर ही रहे हो तो आंसर बताओ। चलो बी रॉय ये तुम्हारी मदद करने के लिए लिख देता हूं। 0 1 2 रेड, चलो 2, वॉयलेट बीबी रेड गेट ब्रिटेन 4 5 6 7 आ जाएगा, तो 7 आएगा। 7 और ऑरेंज सर 27,000 10%। इंटू 10 पे 27 3 3 प्लस माइनस
प्लस माइनस 10 10%। 10%। सिल्वर है, Silver गोल्ड है, होता तो हाँ, 5% तो होता। 5% होता। हाँ सर। आ गया आंसर? Yes, sir. यस सर ठीक है, तो कुछ नहीं हो तो 20% या कार्बन हो तो 20%। ये 20% कब आएगा? जब बना ही ना हो, ये बना ही ना हो पट्टी, तो 20% मानना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया है फॉर्मूला। चलो अगला आ जाओ, क्वेश्चन 3। क्या क्या दिया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, v दे रखी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n गिवन है, यस सर। n गिवन है, चार्ज करंट भी गिवन। गिवन है, एरिया गिवन है। क्या लगेगा इसमें? एन ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या गया? आई। यस सर। डन। चलो डन, बड़ा अच्छा डन है। रिपीट हो गया, अगला इग्नोर मार दिया अपन ने। ठीक है, सर पोटेंशियोमीटर वाले बता दो। आ रहा हूँ, रुक जा रे। एक और मुझे देख लेने दो इसका, कि कभी कोई हत्यारा क्वेश्चन तो नहीं आ गया। मुझे बस ये देखना है, क्योंकि इसमें आ जाते हैं, बाकी तो मैं सिखा दूंगा। अब मुझे दिख नहीं रहे, मतलब थ्योरी वाले, यही तो थ्योरी वाले हैं। एक और आगे 39 देख लो एक बार। रेजिस्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी गिवन है, हाँ मैं कौन कर रहा हूँ। एरिया गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, मोबिलिटी बताना। करंट गिवन है। वीडी अपॉन ई। तो पहले वीडी को सिग्मा के टर्म में, आई इक्वल्स एन ई वीडी से ई निकालूंगी। वीडी को आई सिग्मा के इक्वल टर्म टू में एन ई ए इलेक्ट्रिक वी डी, ये तो इससे एन निकल आया। एन हाँ पूछा मोबिलिटी है, तो कंडक्टिविटी मोबिलिटी बाय एन ही आ जाएगा। सिग्मा अपॉन एन। तो डायरेक्ट यही लगा लें, बाकी तो मोमा है। न्यू। कंडक्टिविटी दे रखा है, एन यहां से निकल आया। हाँ 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 कंडक्टिविटी बाय एन ही मोबिलिटी हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। नो सर। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूले याद रहेंगे नहीं तो उसको निकालते हुए आ जाना चाहिए तुम्हें, कि J इक्वल टू सिग्मा ई, ये और ये दो, इनसे सब आ जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, यस सर। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ अपना, तो इस तरह के क्वेश्चन पक्का कर लोगे। अब आए हम दूसरे पार्ट पे। नूडल। दूसरा पार्ट आया पावर एंड बल्ब। ठीक है, तो ये हमारी बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपिटल आर है। तो पावर ट्रांसफर्ड ऑन आर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी? आई स्क्वायर। आर इक्वल्स टू जब आर इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे? ये पहला पॉइंट याद है, या मैक्सिमम मिनिमा से कर लो, इसको एक्स मान लो, मैक्सिमम मिनिमा से कर लो। चलो दूसरा, बल्ब वाले क्वेश्चन, जिनमें बल्ब वाले क्वेश्चन है, बल्ब वाले क्वेश्चन में बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, कि देखो बल्ब को हम कंबाइन कर सकते हैं, इससे क्या क्विक सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पावर पी नेट इक्वल टू P1 P2 बाय P1 प्लस P2, यहाँ पावर डायरेक्ट P1 प्लस P2 3 प्लस P4। घर पे सप्लाई कौन सी है इनमें से? नीचे वाली पैरेलल वाली। सप्लाई में कॉमन सेंस होता है कि होम सप्लाई में पावर डायरेक्ट जुड़ती है। 30 वाट और 60 वाट लगाओगे तो 90 हो जाएगा, और सही बात है, होम सप्लाई में पावर बढ़ती है, और अगर सीरीज में लगाओगे तो पावर नेट से कम हो जाएगी। लेकिन ये ओनली व्हेन V रेटेड इज सेम, ये समझ में आया? यस सर। जब सेम रेटेड वोल्टेज लिखा है, तो जैसे मान लो ये 30 वाट 60 वोल्ट, 30 वाट 60 वोल्ट, तो इनका इक्विवेलेंट एक 20 वाट 60 वोल्ट के बराबर है। ये फील आया? जो रेटेड वोल्टेज है, इनको एक सिंगल बल्ब से रिप्लेस कर सकते हैं।
जिसका रेटेड वोल्टेज सेम है, पावर ऐसे आ गई। सिमिलरली यहाँ 20 वोल्ट 220 वोल्ट, 30 वॉट 220 वोल्ट, तो इनका इक्विवेलेंट एक सिंगल बल्ब है 50 वॉट 220 वोल्ट। मिल गया? यस सर। ठीक है सर वोल्टेज निम्न तो नहीं करवाते ना कंबाइंड अब अलग? कर रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ। ये आ गया समझ में? यस सर। अब क्या वोल्टेज हमारे हो गए डिफरेंट, जैसे 30 वॉट 110 वोल्ट, 60 वॉट 220 वोल्ट, ये था। अब हमें इनको कंबाइन करना था, तो आप इसी बल्ब को इमेजिन करिए कि ये 120 वॉट 220 वोल्ट है। यस सर, एक सेकंड। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। रेजिस्टेंस सेम रखना है, बल्ब हमारा वही है, मतलब हम बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं बदल सकते। तो 110 वोल्ट पे अगर 30 वोल्ट देता तो 220 पे 120 वोल्ट देता। अब तो कंबाइन कर सकते हैं। तो अब 220 वोल्ट और 180 वोल्ट। रेजिस्टेंस अभी भी नहीं बदला। क्या रेजिस्टेंस नहीं बदला ना अभी भी? रेजिस्टेंस नहीं बदला, वो तो फिर माल ही बदल दिया। तुम रेजिस्टेंस बदल दिए तो कंटेंट ही बदल दोगे। तो इन दोनों को हम सिंगल एक इस बल्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। आया? तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा होगा। ठीक है सर ऐसे फ्यूज वगैरह अगर पूछ दी तो दिक्कत नहीं होगी? रुक तो जाओ, अभी एक तो हो जान दे रहे। ठीक है, ऐसा था। तो ये पूछा था कि टोटल पावर कितनी आएगी, सिर्फ ये पूछा है टोटल पावर कितनी आएगी। तो हमने इस वाले को 30 वॉट 110 को 120 वॉट 220 वोल्ट 120 वोल्ट हो गया। अब इनको कंबाइन किया तो 150 वॉट हो गया। 150 वॉट और 150 वॉट को 60 के साथ उल्टा करके कंबाइन करना है। हाँ। तो एलसीएम आया 300। हाँ। 5 और 2 300/7। तो Yes, सिंगल sir. बल्ब है जो 300/7 300/7 वॉट और 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। ध्यान दो, हमने इसका भी यूज नहीं किया। अब इसका यूज क्या होगा कि अगर 220 ही लिखा है तो वाकई में इतनी पावर है। हाँ, एक्चुअल पावर। लेकिन अगर इस 220 की जगह किसी ने 330 लिख दिया होता तो हम भी तो 330 लिख लेते। तो 220 वोल्ट पे इतना, तो 330 पे 300/7 का 3/2 का होल स्क्वायर। ये टोटल पावर आएगी बशर्ते कोई बल्ब फ्यूज ना हो जाए। क्लियर? यस सर। अब अगर बल्ब कोई फ्यूज हो रहा है तो फिर आपको इसको ऐसे देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो कंबाइन कर दिया तो पता ही नहीं चला। तो बल्ब फ्यूज हो रहा है या नहीं वो पता करने के लिए आपको फिर एक्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा। ये काम कब आ रहा है? जब आपको टोटल पावर पूछी। इंडिविजुअली पावर पूछी हो तो भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तुम तो कंबाइन कर चुके हो। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक किसी को रेजिस्टेंस R मानेंगे और उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो सबसे कम किसका होगा? 120 वॉट इसका R है। ये समझ में आया? हाँ सर। इसका 2R, इसका 4R, पूरा ये 330। क्लियर? यस सर। अब ये 4R/5 और 2 रेशो 4/5 लिखा है, तो 5 रेशो 2 में बटेगा। तो इस पे जो ड्रॉप होगा 330 का 5/7 होगा। इस पे ड्रॉप 330 का 2/7 होगा। 2/7 होगा। लेकिन ये 220 ही ले सकता था और हमने 220 से ज्यादा दे दिया है, तो ये निपट गया। आया समझ में? सर फिर से बाकी ये नहीं निपटे क्योंकि ये वाली वैल्यू 110 से कम आएगी। सर एक बार वैल्यू निकाल लो ना कितनी है। ये रेशियो में लेना नहीं आया समझ? यस सर, एक बार और बताइए। ये रेजिस्टेंस लिखना आया समझ में? यस सर। ये 4R/5 है, तो इसका 2R, इसका 4R/5 रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में बटेगा।
यस सर, यस सर, हाँ गया। तो 2:4/5, 5:2। ओके तो टोटल वोल्टेज का 3/7 इसको दिया, 2/7 इसको दिया। लेकिन दिक्कत हुई कि ये सॉल्व करने पे पहला वाला पार्ट 220 से आ गया ज्यादा, ये 220 से ज्यादा आ गया, ये 110 से कम है, तो बल्ब ये निपट फ्यूज हो जाएगा। गया, ये बच गए। समझ गए? यस सर। ठीक है। और अगर ये तीनों ही बच जाते, मान लो ये बच जाते और पावर पूछी होती, तो फिर हम क्या करते? हाँ, तो पावर पूछी होती तो सिंपली पावर हम कैसे निकालते कि मान लो फ्यूज इग्नोर कर दो, मान लो बल्ब फ्यूज नहीं हो रहा है, तो इस पे पावर निकालते। 220 वोल्ट होता तो ये 60 देता, लेकिन ये 220 का कितने गुना है? 3/2, 15/14 गुना है। 3/2। हाँ सर। 3/2 सेपरेट कर दो ना। यस हाँ सर। सर। तो ये 60 वॉट जो देता उसका 15/14 का होल स्क्वायर गुना का होल स्क्वायर हो जाता। आ गया समझ में? यस सर। सिमिलरली इसको हम 110 का 6/7 लिख सकते हैं। तो 110 वोल्ट पे 30 वॉट देता, तो 30 वॉट इंटू 6/7 का होल स्क्वायर। 30 इंटू 6/7 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। सिमिलरली लास्ट में 220 से कंपेयर करना है, तो इसी 330 का 2/7 को 220 अलग करो, 220 का 3/7 है, हाँ सर। तो ये आंसर आता 30 वॉट अगर 220 होता, लेकिन उसका 3/7, ये इसकी पावर है। मिल गई इंडिविजुअल पावर? यस सर। यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन में सिंपली ये समझना है कि सीरीज में करंट सेम है, तो पावर P1, P2, P3 रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में। पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो पावर का रेशियो रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो है। पक्का समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। चलो, इसीलिए बल्ब में हो जाता है कि सीरीज में जिस पे पावर ज्यादा लिखी होती है वो स्लो जलता है, पैरेलल में जिस पे पावर ज्यादा लिखी होती है वो तेज जलता है ना? चलो, तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। मिल जाओ रे बल्ब वाले क्वेश्चन। सर हाँ सर, जैसे किसी बल्ब पे 110 लिखा है और अपन ने उसको 220 मान के पावर निकाल ली, तो जब अपन को फाइनल देखना है कि फ्यूज होगा कि नहीं, तो तो वो एक्चुअली कितना लिखा है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ 110 से 110 से देखेंगे। कंपेयर करेंगे, बिल्कुल सही, 110 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो मिल गया एक क्वेश्चन तुम्हें। दो बल्ब हैं, देखो अच्छी बात है दोनों 220 वोल्ट के हैं। यस सर। ठीक है, दोनों 220 वोल्ट के हैं, 25 वॉट, इफ द 25 वॉट एंड 100 वॉट रिस्पेक्टिवली ये तो कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल पावर कितनी हो गई? 20 वॉट 2500/125। हाँ, तो 1/25 प्लस 1/100, 1/20 आ गई पावर। हाँ यस सर। तो टोटल पावर तो आ गई 20, तो मिला के आंसर 20 आना है, दो ही का आ रहा है। और सीरीज में अगर हमने लगाया है तो रेजिस्टेंस किसका हाई है? रेजिस्टेंस 25 वॉट वाले का। इसका R, इसका 4R, हाँ। 4R और R। सीरीज में करंट सेम है, हाँ यस सर। करंट सेम है 4/5 तो किस into रेशियो में 220 बटेगा? वॉट। पावर रेजिस्टेंस के रेशियो में, तो 20 का 4/5 4/5 into इसमें 220। 20 का 1/5। इसमें या तो ऐसे करो डायरेक्ट या रेशियो फिर सीधे ऐसे कर लो, इसका 4R इसका R 220, तो इस पे 220 का 4/5 है, इस पे 220 का 1/5 है, तो 220 पे 100 वॉट पैदा करता, लेकिन 100 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर पैदा करता। होल स्क्वायर 4 वॉट। ये 25 करता, लेकिन 4/5 का होल स्क्वायर पैदा करेगा, होल तो ये स्क्वायर 16 आ गया। 16 वॉट और 4 वॉट। पक्का आ गया समझ में? हाँ सर। यस सर। बड़ी अच्छी बात है, एक और देखूंगा फिर हम
कलर कोड तो पावर में आते हैं फ्यूज व्यूज वाले क्वेश्चन सीधे सीधे, मुझे दिख नहीं रहे लेकिन मोबिलिटी तो दिख रहा है। कहाँ मर गए, देखते हैं वही नहीं मिलता। इस कॉन्सेप्ट पे आओ। इलेक्ट्रिकल पावर लाइन हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम। ये पावर लाइन है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये 220 वोल्ट पे सप्लाई कर रही है। यहाँ वोल्टेज कुछ है, हमें नहीं पता कितना। देखो डिलीवर्स 1 किलोवाट, तो यहाँ हमें 1 किलोवाट मिला। तो यहाँ से तुम करंट बता सकते हो कितना है? VI से। हाँ हाँ VI से मिल गया हाँ 1000/220। तो इस पॉइंट का वोल्टेज अगर पूछा होता तो बता सकते थे 220 प्लस IR। 110। ठीक है, मिल गया। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या आएगी कि हमने कितनी सप्लाई की अपॉन हीट कितनी, सॉरी एक्चुअली कितनी मिली। तो एक्चुअली कितनी ट्रांसफर हुई? करंट आई इंटू 220। हमने कितनी की थी? 220 प्लस ये वोल्टेज। ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ये इसमें सप्लाई है ना। तो क्या करते हैं, हमें यहाँ पावर वोल्टेज थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि यहां से भी सप्लाई है, यहां से भी इनपुट है, जो हम, तो ये समझ गए, ये ट्रांसफार्मर पे है और ये मतलब टाउन जो भी तक कम पहुंच हुई चुका होगी वो है। ये टाउन पे, रेजिस्टेंस। ये हमारा सबस्टेशन है या जनरेटर है। यहां से करंट आई गया, तो V इनपुट इक्वल टू V आउटपुट या सप्लाई प्लस IR। यस सर। क्लियर? हीट आएगी I²R और पावर इनपुट आएगी V इनपुट इंटू करेंट, पावर आउटपुट V आउट इंटू करेंट, और इफिशियंसी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पावर इनपुट। तो सिंपली V आउट बाय V इन ये आ जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। चलो, तो सिंपली क्या है ये देख लेना कि यहाँ एक हीट जा रही है, वो हीट को मिनिमाइज करनी है परसेंटेज में। तो यहाँ हम सप्लाई दे रहे हैं, ये हमें एक्चुअली मिली, तो इन दोनों का रेशियो एफिशिएंसी है, ये लॉस है ऊपर वाला। यस सर। ठीक, ये आ गया फ्यूज वाला। इन अ बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब 45 वाट की, 15 बल्ब 100 वाट की, 15 सब कुछ दे रखा है ना। तो बिल्डिंग मतलब सभी पैरेलल में जुड़ने। तो हम पावर नेट सीधे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यस सर। 15 45 15 100 15 10 2 इंटू 1000, ये टोटल पी नेट आ गई। और वोल्टेज तो हमें पता है हर जगह 220 है, तो करंट हम सीधे पी नेट बाय वोल्टेज से निकाल सकते हैं। हमने जब 50/45 किया तो हमने ये मान लिया कि मतलब पैरेलल नहीं मान लिया, सीरीज में ऐड हुआ है। घर में पैरेलल में ऐड होते हैं। हाँ हाँ सॉरी सर। एक पावर तो सीरीज में ऐड हुई। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ? वही तो किया। पैरेलल में पावर डायरेक्ट ऐड हो जाएगी ना। हाँ सब करंट बढ़ जाएगा। ऐसा है, ये एक बल्ब लगाया, दूसरा बल्ब ऐसा ऐसा, ये कुछ ऐसा है, NP तक हुआ है ना। तो टोटल पावर हमने इससे निकाल ली। यस सर।
टोटल वोल्टेज हमने निकाल लिया, ठीक है। तो कुछ आ गया पावर और वोल्टेज जो भी है, और इससे करंट आ गया। मान लो करंट सॉल्व करने पे आया, क्या है मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी। अब फ्यूज कैपेसिटी क्या है कि अगर हम सब जला दें एक साथ सब स्विच ऑन कर दें तो भी हमारे घर की लाइट जानी नहीं चाहिए। अच्छा। तो मान लो ये सॉल्व करने पे आ रहा होता 19 एम्पियर। तो अब आपने अगर फ्यूज 15 एम्पियर का कर दिया तो जो ही 15 से ज्यादा आएगा लाइट चली जाएगी। जबकि हम जब घर बनाते हैं तो हम वर्स्ट केस के लिए बनाते हैं कि पूरे स्विच ऑन कर दो तो भी हमारी लाइट खराब ना हो। इसका मतलब इससे जस्ट मोर, तो जस्ट मोर मतलब 19.1 19.2 ऐसा कुछ ले लेते हैं, क्लोजेस्ट और जस्ट ऊपर। 19.1 19.2 का बनाएंगे। हाँ, ऐसा कि मतलब इससे ज्यादा जलाओगे तो दिक्कत है। ठीक है। अब आ जाओ पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज में तो मेरे हिसाब से आपको कभी कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, सीधे रेशो लेना है। ठीक है, तो L1 और L2 R1 R2 सीधे ये रेशो है, और एंड करेक्शन अगर है तो दोनों तरफ हम जोड़ देंगे। क्लियर? एंड करेक्शन हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, मतलब हल्की सी जो लेंथ यहाँ आ गई, जो लेंथ यहाँ आ गई। इसमें हमें मतलब ही नहीं है, ना तो बैटरी की पोलैरिटी से मतलब है, ना इस रोस्टेट से मतलब है। क्लियर? ना R1 R2 की रेशो से मतलब, रेशो कुछ भी रखो कुछ ना कुछ तो नल पॉइंट आएगा ही आएगा। तो फील करो हमने यहाँ करंट की डायरेक्शन यूज ही नहीं की, हमने तो सिर्फ ये यूज किया कि इसकी लेंथ इनका रेजिस्टेंस इनके रेशो के बराबर है। तो इसमें नो रोल ऑफ पोलैरिटी, नो रोल ऑफ ईएमएफ, नो रोल ऑफ करंट, बस करंट कुछ जाना चाहिए सो दैट हमारा गैल्वेमीटर डिफ्लेक्ट करे कहीं। यस सर। ठीक। जबकि यही जब पोटेंशियोमीटर के लिए बात करते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल कुछ और, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां हमें असली में यहां पे वोल्टेज चाहिए होता है इसका 0 और इसका V। बस इसमें एक ही अच्छी चीज है कि ये सर्किट और ये नीचे का सर्किट इंडिपेंडेंट है, बस इतना सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि करंट यहां से जाएगा ही नहीं ना, ऊपर से करंट नहीं जाएगा तो सर्किट इंडिपेंडेंट है। इसीलिए ऊपर की बैटरी, ये बैटरी ओपन सर्किट है। तो बस हम इसमें क्या करेंगे कि अगर ये होता है ये वायर, और हमने ये बैटरी एक ऊपर लगाई, ठीक है, तो अगर हमने ये 6 वोल्ट लिया तो ये 0 है, तो ये 6 नहीं है। समझ गए? हाँ सर, डिपेंड करेगा जैसे ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो 6 का 4/6 4 वोल्ट है। ये फील आया? 4 वोल्ट कैसे लिखा? इंडिपेंडेंट है वापस वायर है ना। ठीक है, मतलब आप 4 वोल्ट तक का कुछ भी नल पॉइंट ला सकते हो यहाँ। तो अगर आपने ये बैटरी 5 वोल्ट ले दी तो नल पॉइंट नहीं आने वाला है। यस सर। तो बैटरी अगर आपने 3 वोल्ट ले रखी है तो नल पॉइंट आप सीधे निकाल सकते हो कि ये X, ये 100 जाने पे 4 का, तो X जाने पे 3 का, तो X की वैल्यू 75 आ गई। यस सर। ठीक, लेकिन इसी में आपने कुछ चेंजेस कर दिए, मान लो इसको शॉर्ट कर दिया ऐसे। अब ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी 3 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 2 ओम, ये 3 ओम। तो अब एक छोटा सा अंतर ये आ जाएगा कि आपको ये नहीं पता, ये तो पता है 0, ये नहीं पता ये कितना है, ये निकालना पड़ेगा। क्लियर? और ये निकालने के लिए ये इंडिपेंडेंट सर्किट मान सकते हैं। तो यहां से करंट 3/5 आएगा। बिल्कुल सर। और 3/5 आएगा तो 3 बढ़ेगा, 1.2 घटा मतलब 1.8 वोल्ट आ गया। सर शॉर्ट किसको किया है इधर? ऊपर मैंने सर्किट बढ़ा दिए। हाँ ऊपर सर शॉर्ट नहीं किया ना कोई चीज। इसी को मतलब ये बैटरी को एक रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट कर दिया।
अच्छा डायरेक्ट वायर से शॉर्ट नहीं किया, रेजिस्टेंस के थ्रू शॉर्ट किया। अच्छा अच्छा ठीक तो सर। यहां से भी एक करंट चला गया, तो हाँ। अब ये ड्रॉप 3 वोल्ट नहीं रहा, 1.8 वोल्ट आया। तो बस जहां 3 लिख रहे थे वहां 1.8 लिखेंगे। हाँ क्लियर सर, आगे। हाँ है ना? चलो तो यही क्वेश्चन बगल में ही दिख रहा है। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर 120, 60 मिली एम्पियर करंट है। फॉर अ सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, नल पॉइंट ऑन इट इज फाउंड टू बी रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर। तो वैसे हमें फिगर की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस करंट इसमें दे रखा है कितना, 60 मिली एम्पियर। ठीक है। अ सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस और नल पॉइंट आया 1000 सेंटीमीटर पे। 1 मिनट, 1000 सेंटीमीटर 100 होगा, ये गलत छपा होगा, 100 होगा, ये 100 है ना? और ये कितना है, 120। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 100 वोल्ट पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस का तो मीनिंग है नहीं बैटरी के। हाँ सर। ऊपर तो ओपन सर्किट है। तो 100 वोल्ट जाने पे 100 सेंटीमीटर पे 5 वोल्ट, तो 120 सेंटीमीटर पे, तो 100 पे 5 तो 120 पे 6। तो ये 6 वोल्ट का ड्रॉप आया होगा। ये 0 है, 6 है, और करंट भी हमें पता है 60 मिली एम्पियर। हो गया क्वेश्चन? 6 वोल्ट बाय 60 मिली एम्पियर। मजा आ गया। इसका रोल ही नहीं है ना, ये सर्किट तो ओपन है ना सर। ऐसे मतलब मल्टीपल सर्किट आते हैं, उसमें बस एक ये याद रखना है कि वो सारे इंडिपेंडेंट ही हैं। हाँ, ये वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इंडिपेंडेंट है। अगले एग्जांपल में आ जाएगा। ये समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। ओके मैं चलो ऊपर से शायद क्वेश्चन। चलो ये है। देखो, अ पोटेंशियोमीटर वायर PQ ऑफ लेंथ 1 is connected to cell E1। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल है। अनदर सेल E2 1.02 is connected to resistance R and switch S is open, null point is 49 सेंटीमीटर। पोटेंशियल देखो, इस क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है S ओपन करो या S क्लोज करो फर्क नहीं पड़ना है। सोचो, आवाज आ रही है? हाँ सर। S ओपन करो या S क्लोज करो कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ सर, नहीं पड़ेगी कि इंडिपेंडेंट है, तो नहीं उसका रोल ही नहीं आएगा। इसका तो रोल ही नहीं आना है इंटरनल रेजिस्टेंस का। कब आता? जब हमने ऐसे को शॉर्ट किया होता तब आता है। क्योंकि अभी आपने शॉर्ट कर दिया तो एक बार बैटरी ऐसी बन गई और एक बार बैटरी ऐसी बन गई। तो क्या फर्क पड़ा? हमें तो सार की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलो, तो 49 सेंटीमीटर पे जाने पे कितने का ड्रॉप आया? 1.02 का। तो बस यही आ गया, dV/dL। आया समझ में? यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ था इसमें, बड़ा सा फिगर मिले थोड़ा मजा आएगा। ये तो मीटर ब्रिज है, दिख रहा है वैसे। क्वेश्चन छोड़ो, ये तो कर ही लो। तो एक बार कुछ क्वेश्चंस पैरेलल एक्सिस और सिमेट्री के ले लीजिए। अब नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या है यार? तुम वेरिएबल मान के ले लो। रुको अभी मैं देखता हूँ। अभी मुझे एक और गैल्वेनोमीटर का देखना है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, हालांकि 2 सर्किट वाले मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे। मैं खुद ही बना देता हूँ। दिख नहीं रहे, चलो देखते हैं। पहला, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर ब्रिज AB गिवन इज 4 ओम with a cell of EMF 0.5, rho state 2 ohm, null point rho state 2 ohm, null point is obtained at some J. When the cell is replaced by another cell of EMF, the same null point is found for resistance
तो देखो पहला फिगर ये है, दूसरा फिगर ये है। ये 6 वोल्ट, इसका वायर का रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो इसका अगर 0 होगा तो इसका आएगा 6 इंटू R बाय R प्लस 6 वोल्ट। ये झेला? यस सर। यस सर। और वैसे R की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, शायद 4 ओम है ना, दे रखी है 4 ओम। पहले वाले के लिए R की वैल्यू 4 ओम, तो 4 ओम दे रखी है, 2.4 वोल्ट। अच्छा सॉरी, हाँ। तो ये सर्किट इंडिपेंडेंट है, हम सीधे निकाल सकते थे इसका। और ये Yes, सर्किट sir. का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 ओम 4 ओम, इस पे 4 वोल्ट आएगा। हाँ तो ये 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये लेंथ अगर x मानूं तो ये लेंथ भी x ही है। ये 0.5 वोल्ट और ये कितना है E2। तो 0.5 की वैल्यू 4 इंटू एक्स बाय 100, एक इक्वेशन। यहाँ E2 की वैल्यू 2.4 इंटू एक्स बाय 100। डिवाइड कर आगे देंगे समझ तो में x कैंसिल आउट हो जाएगा। x कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। एक और कहीं ऊपर दिख रहा था मुझे, इसको मॉडिफाई करने वाला था। ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं जिनमें सब कुछ दिया होता है। जैसे इसमें सब कुछ दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका वायर का रेजिस्टेंस 12R है। तो अगर आप इसको 0 मानोगे तो इसका 12V/5 हो जाएगा, ठीक। और यहां से ये गैल्वेनोमीटर, इस रेजिस्टेंस का तो रोल है नहीं, तो E/2 कितने पे आएगा, हो गया 100 सेंटीमीटर जाने पे 12E/5, तो E/2 कितने पे, क्लियर? यस सर। 12E/5 नहीं होगा तो क्यों? 12E/5 कैसे? 12V/13 है वो, सॉरी, ठीक है। तो सर एक वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एमीटर दिया हो या वोल्ट मीटर दिया हो तो कुछ एरर आती है उसमें करंट में। अभी छोड़ो, अभी अब इसमें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन, तो इंडिपेंडेंट सर्किट वाला क्वेश्चन में ये ले लेता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर है ना। तो जब स्विच ओपन था तो रीडिंग आई 80, स्विच क्लोज था तो रीडिंग आई मान लो 30, ऐसा कुछ होता है। ये 6 वोल्ट, ये R, ये 2R, ये E और E पूछा होता, कंबाइन कर देंगे। तो सिंपली अब हम इस वाले सर्किट को तो इंटरफियर कर ही नहीं रहे, तो अगर इसको 0 माने तो ये कंफर्म भी है, और V जो भी है कांस्टेंट है। तो यहाँ 80 सेंटीमीटर जाने पे ड्रॉप कितना होगा, तो V/100 इंटू 80, और ये 6 वोल्ट के बराबर है। और सेकंड में V/100 इंटू 30, ये इनके कॉम्बिनेशन के बराबर है। 6 इंटू 12 प्लस 12 माइनस E अपॉन 12 अपॉन सर ER होगा ना? अरे R ऊपर नीचे काट दिया मैंने। अच्छा वैसे काट दिया कुछ, ये बनता, ले लेंगे इनको एक कंबाइन करके एक बैटरी बना ली, और ये कंपेयर कर दिया, डिवाइड कर दूं तो E की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। पक्का आ गया समझ में? चलो, हाँ, फ्रीक्वेंसी गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्जन या वोल्टमीटर कन्वर्जन इनकी काफी हाई है, इन क्वेश्चन की एडवांस में भी मिल सकती है। तो मैं सिर्फ हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज IG, समझ गए? यस सर। या 2/5 ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ टोटल डिवीजन, ये लिखा होता। तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज IG का 2/5, पक्का समझ गए? यस सर। क्लियर? तो बस हमें ये देखना है कि वोल्टमीटर बनाया कि हमने एमीटर बनाया। तो जैसे क्वेश्चन में होता कि एक गैल्वेनोमीटर 10 ओम 2 मिली एम्पियर का है,
और हम चाह रहे थे इसको एक वोल्ट मीटर की तरह कि 6 वोल्ट जाने पे ये 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन दे, और इसके टोटल डिवीजन थे 50। हाँ तो हम वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो रेजिस्टेंस इधर लगाएंगे सीरीज में। अब हमें 6 वोल्ट लगाने पे डिफ्लेक्शन चाहिए 30 डिवीजन, टोटल 50 है, तो यहाँ 3/5 ऑफ 2 मिली एम्पियर। झिल गया ये? यस सर। यस सर। ये रेजिस्टेंस आर अननोन, ये 10 ओम। कंपेयर कर दूं, 6 = 10 + R इंटू 3/5 ऑफ 2 मिली एम्पियर। आंसर मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो कॉमन सेंस की तरह यूज करो। अब इसी में अगर वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 6 वोल्ट दिया होता, इसका मतलब 6 वोल्ट पे पूरे 50 डिवीजन है, तो बस ये 3/5 टर्म नहीं आता फिर। क्लियर सर अगर रेंज दिया होता। हाँ, रेंज दिया कि उसकी रेंज 6 वोल्ट है, इसका मतलब 6 वोल्ट पे मैक्सिमम डिवीजन है। हाँ ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम उसको रेंज की तरह ट्रीट करेंगे। और इसी को अगर मुझे एमीटर बनाना होता ऑफ सच दैट 3 एम्पियर पे 20 डिवीजन आए, तो या तो आप समझ लो कि इसकी रेंज 9 एम्पियर है, नहीं, रेंज 7.5 एम्पियर। ये फील आया? 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 20 डिवीजन पे 3 एम्पियर, तो 50 डिवीजन पे 7.5 एम्पियर। हाँ तो या तो आप ऐसे समझ लो, तो आपका ये गैल्वोमीटर है, ये आपने शंट लगाया, तो यहां से आपने 3 एम्पियर भेजा, तो गैल्वोमीटर में से कितना भेजना है, तो इसके हिसाब से गैल्वोमीटर में से अगर हमने 2 मिली एम्पियर भेजा, तो फिर यहाँ 3 नहीं लेंगे, यहाँ कितना लेंगे, 7.5। सर हमेशा ही 50 डिवीजन मानेंगे ना? नहीं, लिखा होगा वो, टोटल डिवीजन लिखे होंगे क्वेश्चन। मतलब कॉमन सेंस से 2 सर्किट बनाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, कभी कोई गलती होगी नहीं इसमें। सर 3 एम्पियर का था वैसे? 3 एम्पियर पे 20 डिवीजन थे। वो सिर्फ अपन ने हेल्प दिया डीजे निकालने, वो करंट निकालने के लिए। अगर ये 3 एम्पियर लिया, तो फिर गैल्वोमीटर के जो डिवीजन है 20 डिवीजन है, इसका मतलब यहाँ करंट IG नहीं है, इसका 2/5 है। 2/5 बिल्कुल। या तो आप ऐसे कर लो, और अगर आप इधर IG भेजना चाह रहे हो पूरा, तो आपको यहाँ भी पूरा 50 डिवीजन, तो यहाँ भी 7.5 एम्पियर आएगा। 7.5 एम्पियर। और सोचो आंसर तो सेम आएगा, उसी रेशियो में तो बट रहा है। हाँ, ये अगर 2.5 गुना हुआ तो ये भी तो 2.5 गुना हुआ, 2.5 गुना हो जाएगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन तो बहुत मुझे दिखे इस तरह के, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी नहीं दिख रहा है ज्यादा, सीधे सीधे। हाँ, इसमें ये जरूर एक और तरह के क्वेश्चन ये हैं, टॉर्क वाले। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट है, मतलब जिसमें वाइंडिंग पे टॉर्क आएगा। तो अपना ऐसा कुछ होता है, नॉर्थ और साउथ, ये करंट कैरिंग वायर होते हैं, तो इस पे टॉर्क एक C थीटा होता है, एक NIAB, ये समझ में आया? MB। हाँ MB। हाँ सर। ये C थीटा आपस में बराबर है, तो डिफ्लेक्शन = NAB/C थीटा। सर एक आई होंगे, अगर माइनस C थीटा होता तो ऐसे चम गया था। नहीं, तो 2 है ना, दोनों टॉर्क इक्विलिब्रियम पे हम ले आए हैं। अच्छा तो देखो टॉर्क दे रखा है, तो देखो सिंपल सा गैल्वोमीटर के, अब जरा देखो ये क्वेश्चन यही है शायद। गैल्वोमीटर के 500 टन्स हैं, टन्स का एरिया भी गिवन है, करंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा NIA, टॉर्क आएगा MB sin 90। याद करो इसमें हमेशा 90 डिग्री होता है, ये राउंडेड इसीलिए होती है कि हमेशा एंगल 90 डिग्री बना है। तो हम सीधे MB लिख सकते हैं NIA। तो 90 तो होगा ही ना, तो एरिया ऊपर चढ़ जाएगा, एरिया वेक्टर। नहीं, ऊपर नीचे तो होगा, ऐसा नहीं है, अच्छे से सोचो। एरिया वेक्टर ऊपर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो भाई तो मैं कह रहा हूँ ऊपर होगा। ऐसा नहीं, तो वैसे ही 90 हो गया, तो कुछ देर बाद ये घूमेगी तब तो 90 नहीं है ना। हाँ तब नहीं है, इसमें जुगाड़ ऐसी होती है कि घूमने के बावजूद हमेशा 90 होता है। सिलिंड्रिकल होते हैं ऐसे, ऐसी कॉइल होती है। लेफ्ट राइट घूमते कि ऊपर नीचे घूमेगी?
ऐसे अच्छा, ये ऐसे पूछ- होता है 3D फिगर। 90 होता है। और फील्ड लाइंस कर्व्ड होती है, ऐसी फील्ड लाइन होती है, ऐसा होता है। तो हाँ। घूमने के बावजूद हमेशा 90 डिग्री पे गिरती है लाइंस, ठीक ऐसा होता है। तो दोनों टॉर्क को बराबर करना है, तो ये टॉर्क दे रखा है, एक हमारा टॉर्क है, दोनों को इक्वेट कर दोगे आंसर मिल जाएगा। यस Yes, sir. ठीक है, हाँ वंस अगेन ये देखो, अ गैलोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द नल पॉइंट ऑन पासिंग 6 मिली एम्पियर 2 डिग्री। फिगर ऑफ मेरिट, अब हमें समझ में नहीं आ रहा फिगर ऑफ मेरिट, लेकिन ऑप्शन से तो समझ में आ रहा है। एम्पियर बाय डिवीजन, तो टोटल डिवीजन मान लो 90 गैलोमीटर की, क्योंकि 90 गैलोमीटर ऐसा होता है, अगर देखा हो तो दोनों तरफ रीड करता है। हाँ सेम, हाँ एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव। समझ गए? तो एक तरफ के डिवीजन इसके कितने हैं? 90। 90 तो 2 डिग्री पे 6 मिली एम्पियर, तो 90 डिग्री पे कितना, ये उसकी रेंज हो जाएगी। अगर IG की वैल्यू पूछी होती तो 45 इंटू 6 मिली एम्पियर, झिल गया? हाँ सर, 90/2 हाँ सर ये IG की वैल्यू पूछी, लेकिन IG की जगह फिगर ऑफ मेरिट पूछा है। तो फिगर ऑफ मेरिट होता है, तो जैसे हमने जो निकाला था डिफ्लेक्शन, जैसे सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या थी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट, On AD, correct. इसका 1/, करंट सेंसिटिविटी ही फिगर ऑफ मेरिट, और फिगर ऑफ मेरिट ही गैलोमीटर कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें तो टॉर्क NIAB इज इक्वल टू C थीटा, तो थीटा बाय I NAB बाय C था। हाँ। तो करंट सेंसिटिविटी NAB बाय C है, और गैलोमीटर C बाय NAB। क्लियर? हालांकि इस क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान है, सेंसिटिविटी हम डेफिनेशन से देख सकते हैं। तो क्या है? गैलोमीटर कांस्टेंट, फिगर ऑफ मेरिट, करंट पर डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन कितना था? 2 रेडियन, और करंट कितना है? 6 मिली एम्पियर, तो वही तो है। Yes, sir. सर आपने अभी डिविजन्स 90 कैसे बोले थे? होते हैं अच्छा ये ऐसे, तुमने गैलोमीटर देखा नहीं? मैंने दिखाया तो था यार, नहीं सर Yes, दिखाया sir. था। हाँ सर, ये इधर इधर 90 डिग्री तक जाता है ना। अच्छा हाँ ठीक। कुछ नहीं दिया हो तो 90 डिग्री मान लेना, डिग्री में दिया था ना, डिग्री में तो 90 तक हाँ जाएगा। डिग्री में तो नहीं है। पक्का समझ में आ गया? ये स्क्रीनशॉट हाँ ले लेना सर। इसका। अब देखो, जहां तक तुम वो पैरेलल सीरीज वीरीज वाले वो सब ये फुंतड़ू बोल रहे हो ये सब, ठीक है, मेंस में तो आना नहीं है, आएंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे ये हट जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आपको ये करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा लेक्चर देख लो, वो ज्यादा अच्छा है। उस लेक्चर को रिपीट कर लेना, यस है ना, क्योंकि मेंस सर, के तो तुम error पक्का वाले खुद सर- से कर ही लोगे। सर हाँ, एरर वाले जो एक साथ परसेंटेज एरर आया था एनालिसिस, सर। एरर एनालिसिस में एक साथ आ जाएंगे, अच्छा ठीक है है। ना। हाँ एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो आ जाएंगे। तो हालांकि ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, तो इन क्वेश्चन में बस देखना, अगर तुम्हें आइडिया लग जाए कैसे करना है तो स्किप मार देना, सीट अभी है नहीं ठीक है। है ना, क्योंकि क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ऊपर ऊपर देख लेना, जो लगे जो पार्ट की तुम्हें यार ये मुझे करके देखना चाहिए उसको कर लेना। तो मैं यही शीट विद आंसर ही शेयर कर देता हूँ। सर ट्रांजिस्टर्स वाले पार्ट कब बताओगे? उस पे लिखा होगा कभी ना कभी। सर इन शीट्स का प्रिंट आउट निकालना मतलब ज्यादा सही रहेगा। वैसे निकाल लो तो अच्छा है। ओके सर। ये तो शीट ऐसी कर लेना, स्क्रॉल करते जाना और कर लेना, ज्यादा लोड मत लेना इस शीट का, ठीक है। ओके सर। है ना, बस ये है, हर क्वेश्चन एक बार देख जरूर लेना, करना जी ना सर। करना तुम्हारी मर्जी। लग रहा है कि तुम्हें मीटर कुछ विद नहीं आ रहा है तो पोटेंशियोमीटर में मतलब वो दिक्कत कर होती लेंगे। है तो उनके कर लो, जिन जिन में तुम्हें दिक्कत होती है वो कर लो। ओके सर। जिनमें समझ में आ गया यार इससे डिवाइड मारेंगे ये कर लेंगे हो जाएगा, तो अगले पे आ जाओ, ठीक। ओके सर। ओके सर। चलो कल मिलते हैं फिर। सर आज तिवारी सर की क्लास होगी? हाँ, तो कल कैपेसिटर होगा अपना, है ना, टेस्ट पेपर। अभी सर मैथ की क्लास है ना? मैथ की क्लास है। हाँ।